नमस्कार दोस्तों, यदि आप प्रॉपर्टी को या जो संपत्ति है उसको खरीदना या बेचना चाहते हैं तो उससे संबंधित कानून का आपको ध्यान रखना ज़रूरी होगा। यदि आप बिना कानून को समझे, बिना लेन-देन के कानून को समझे, बिना पैसों के लेन-देन के कानून को समझे, यदि आप संपत्ति को ट्रांसफ़र करते हैं, बेचते हैं या खरीदते हैं तो ऐसे में आप पर भारी जुर्माना लगाया जा सकता है। और यहाँ तक कि वो बैनामा जो रजिस्ट्री है वो भी अमान्य हो सकती है, वो भी रद्द की जा सकती है। तो लेन-देन से संबंधित क्या कानून है, उससे संबंधित आज मैं वीडियो आपको बताने वाला हूँ। और इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊँगा कि पैसों के लेन-देन से संबंधित जब रजिस्ट्री होती है तब क्या कानून लागू होता है। विधि वार्ता के खास एपिसोड में आपका स्वागत है, जहाँ पर आज आपको ये बात बिल्कुल क्लियर कर दी जाएगी कि यदि आप संपत्ति को बेचना चाहते हैं या खरीदना चाहते हैं तो फिर पैसों का लेन-देन कैसे करें। दोस्तों, बात करते हैं। सबसे पहले संपत्ति के लेन-देन में बैंकिंग चैनल का इस्तेमाल अनिवार्य है। सबसे पहला कानून ये है कि आप यदि संपत्ति का लेन-देन कर रहे हैं, संपत्ति को बेच रहे हैं या फिर खरीद रहे हैं तो बैंकिंग चैनल का इस्तेमाल अनिवार्य है। बैंकिंग चैनल का तात्पर्य है कि आप बैंक के माध्यम से ट्रांजैक्शन करें। यदि आप कैश के माध्यम से ट्रांजैक्शन करते हैं तो ये अवैध होगी। बैंक या डिजिटल ट्रांजैक्शन का इस्तेमाल खरीदना बेचने को पारदर्शी बनाने के लिए होता है। यदि आप संपत्ति को खरीदना चाहते हैं या फिर बेचना चाहते हैं तो बैंकिंग चैनल का इस्तेमाल अनिवार्य है कि आप बैंक के माध्यम से ट्रांजैक्शन करेंगे, या तो आप चेक के माध्यम से दूसरी पार्टी के बैंक अकाउंट में पैसे को डालेंगे या फिर आप यूपीआई के माध्यम से ऐसा करेंगे। यानी बैंकिंग चैनल का इस्तेमाल करना अनिवार्य होगा। ये इसलिए किया गया है ताकि जो लेन देन है वो पारदर्शी बन सके। ऐसा ना हो कि व्यक्ति कोई संपत्ति खरीद ज़्यादा की रहा है लेकिन कम की लिखवा रहा है ताकि स्टाम्प को बचाया जा सके। तो ऐसी घटनाएं ना हो, या फिर कोई ये ना कहे कि मैंने इसे नहीं बेचा था। तो ये जो लेन देन है वो पारदर्शी होगा और जो ट्रांजैक्शन है वो बैंक के माध्यम से की जाएगी। ये सबसे पहला नियम है। ये इसीलिए बनाया गया है ताकि काले धन का लेन देन रोका जा सके, या जो ब्लैक मनी है उसको रोका जा सके। इसीलिए भी ये नियम लागू किया गया है। कैश लेन देन पर अब भारी जुर्माना और सज़ा का प्रावधान कर दिया गया है। यदि आप संपत्ति खरीद रहे हैं या फिर बेच रहे हैं, यानी प्रॉपर्टी का आप लेन देन कर रहे हैं और उस बीच में आपने नकद का इस्तेमाल किया है, आपने कैश का इस्तेमाल किया है, तो आप पर कड़ी कानूनी कार्रवाई हो सकती है, भारी जुर्माना लगाया जा सकता है। इसके लिए ज़रूरी है कि आप बैंक के माध्यम से ट्रांजैक्शन करें। यदि बैंकिंग सिस्टम का यूज़ करके ट्रांजैक्शन नहीं की जाती तो एक तो बिक्री भी अवैध होगी, और यदि आपने ट्रांजैक्शन ऐसा कर दिया तो आपका जो कैश है उसको भी उस पर भी कानूनी कार्रवाई की जा सकती है, या आप पर कड़ा जुर्माना भी लगाया जा सकता है। दूसरा है, ट्रांजैक्शन की सीमा तय की गई है। सीमा से ज़्यादा नकद आप नहीं लेकर के जा सकते। नकद में लेन देन की सीमा 20,000 रुपये तक है। 20,000 से ज़्यादा कैश किसी भी रजिस्ट्री में, किसी भी बैनामे में नहीं चलता है। यदि आप 20,000 से ज़्यादा का कैश लिखवा रहे हैं या आप 20,000 से ज़्यादा का कैश लेकर के जाते हैं तो ऐसे में भी भारी जुर्माना आप पर लगाया जा सकता है, और ये गैर कानूनी माना जाएगा यदि इस प्रकार की गतिविधियाँ की जाती हैं। तो जब भी प्रॉपर्टी का लेन देन हो रहा हो, या आप संपत्ति को खरीद रहे हो या बेच रहे हो, तो हमेशा बैंकिंग चैनल का इस्तेमाल करें। बैंक के माध्यम से ट्रांजैक्शन करें। यदि कैश देना चाहते तो कैश आप 20,000 रुपये तक ही दे सकते हैं, उससे ज़्यादा का कैश नहीं चलेगा। तीसरा नियम यह है कि लेन देन की वैधता सुनिश्चित करने के लिए रजिस्ट्री का महत्व। संपत्ति की रजिस्ट्री के बिना लेन देन वैध नहीं होगा। जब तक बैनामा नहीं हो जाता तब तक उस लेन देन को वैध नहीं माना जाएगा। रजिस्ट्री में लेन देन की सारी जानकारी दर्ज करनी होगी। किस माध्यम से लेन देन किया गया, यदि चेक के माध्यम से किया गया तो उस चेक का नंबर क्या था, कितनी तारीख उस पर डाली गई है। यदि यूपीआई आईडी के माध्यम से किया गया है तो वो भी आपको लिखनी होगी। ट्रांजैक्शन आईडी भी लिखनी होगी। यानी किस माध्यम से लेन देन किया गया उसका पूरा विवरण उसमें दर्ज होना जरूरी है। संपत्ति का सौदा रजिस्ट्री से पहले कैश या बिना बैंक ट्रांजैक्शन के नहीं किया जा सकता। जो संपत्ति का सौदा है, बेचना खरीदना, इस बारे में जो करार है उसको रजिस्ट्री से पहले कैश या बिना बैंक ट्रांजैक्शन के नहीं किया जा सकता। आप कैश के माध्यम से पहले से ऐसा नहीं कर सकते कि हमारा सौदा हो चुका है, हम केवल रजिस्ट्री कराने के लिए आए हैं। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि बैंकिंग चैनल का इस्तेमाल करना अनिवार्य है। बैंकिंग सिस्टम प्रणाली का उपयोग करना अनिवार्य है यदि आप रजिस्ट्री या बैनामा कराना चाहते हैं। नकल संपत्ति सौदों से बचने के लिए केवाईसी प्रक्रिया अनिवार्य कर दी गई है। यदि आप बैनामा कराना चाहते हैं, सेल डीड आप कराना चाहते हैं, या फिर संपत्ति का जो ट्रांसफ़र है वो कराना चाहते हैं, संपत्ति खरीदना चाहते हैं या बेचना चाहते हैं, तो ऐसे में केवाईसी कराना अनिवार्य कर दिया गया है। हर संपत्ति सौदे के लिए दोनों पक्षों का केवाईसी जरूरी है। कई बार ऐसा होता है कि आपने बैनामा करा दिया लेकिन बाद में दूसरी पार्टी मुकर जाती है, वो कह देती है कि हमने नहीं करा है।
तो इसके लिए केवाईसी को ज़रूरी कर दिया गया है। वहाँ पर बायोमेट्रिक होगी, जिसके आधार पर ये पुख्ता प्रमाण होगा कि रजिस्ट्री की गई थी। इसके लिए जो केवाईसी है उसकी प्रक्रिया को अनिवार्य कर दिया गया है। ये प्रक्रिया दोनों पक्षों की पहचान और लेन देन की वैधता को सुनिश्चित करने के लिए की जाएगी। यानी इस बात को सुनिश्चित किया जाएगा कि दोनों पक्षों की पहचान हुई है, ये व्यक्ति बेचने वाला ये है, दूसरी पार्टी ये है, और लेन देन की वैधता को सुनिश्चित करने के लिए या तो चेक दिया गया है या फिर यूपीआई के माध्यम से ट्रांजैक्शन की गई है। संपत्ति सौदों में धोखाधड़ी की संभावना बहुत कम होगी यदि केवाईसी की जा रही है या फिर बैंकिंग चैनल का इस्तेमाल करके पेमेंट किया जा रहा है। तो ये जो चीज़ें हैं वो नकल संपत्ति सौदों से बचाने के लिए है और इसी प्रकार से जो ब्लैक मनी है उससे बचने के लिए है। यदि कोई भी व्यक्ति इन नियमों का उल्लंघन करता है या इन नियमों के तहत आकर के बैनामा नहीं कराता है या फिर कैश में बैनामा कराता है, पहले से सौदा कर लेता है, बैंकिंग चैनल का इस्तेमाल नहीं करता है, तो ऐसे में जो रजिस्ट्री है वो अवैध होगी। और जब रजिस्ट्री अवैध होगी तो आप पर कड़ी कार्रवाई भी की जा सकती है, धोखाधड़ी के तहत भी मामला दर्ज किया जा सकता है, केवाईसी प्रक्रिया भी अनिवार्य होगी। तो ये सारे नियम बनाए गए हैं यदि आप संपत्ति को खरीदना या बेचना चाहते हैं। तो जब भी प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र करना हो, खरीदना हो या बेचना हो, तो उसके लिए हमेशा याद रखिए कि जो संपत्ति का जो लेन देन होगा, जो उसके पैसों का लेन देन होगा, वो बैंकिंग चैनल के माध्यम से होगा, या तो चेक के माध्यम से या फिर यूपीआई आईडी के माध्यम से, ट्रांजैक्शन के माध्यम से, आरटीजीएस के माध्यम से, एनईएफटी के माध्यम से। यदि इनके अभाव में बैंकिंग चैनल की कमी के कारण यदि कोई भी बैनामा किया जाता है, सेल डीड की जाती है, तो वो मान्य नहीं होगी और उसको अवैध घोषित किया जाएगा। यदि आप कैश लेकर के जाते हैं 20,000 से ज़्यादा, तो तब भी आप पर कड़ी कार्रवाई या भारी जुर्माना लगाया जा सकता है। तो जब भी बैनामा कराने के लिए जाए तो इसके लिए हमेशा ध्यान रखिए कि जो कैश की सीमा है वो केवल 20,000 रुपये है, बैंक में पैसे होने अनिवार्य है, चेक का नंबर भी देना होगा, चेक की डेट भी लिखवानी होगी। ये सब चीज़ें मैंडेटरी हो गई है, ये सब चीज़ें अनिवार्य हो चुकी है और केवाईसी प्रक्रिया भी अनिवार्य होगी। गवाहों की भी केवाईसी होगी, जो खरीदने और बेचने वाला है उन सभी की केवाईसी होगी, तभी जा कर के एक जो रजिस्ट्री है, जो सेल डीड है, वो वैध होगी और तभी जा कर के उसे एक प्रमाण माना जाएगा कि हाँ, संपत्ति का ट्रांसफ़र हो चुका है। तो इस प्रकार से संपत्ति के लेन देन से संबंधित ये नियम, नया कानून लागू हुआ है। आशा करता हूँ कि जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और आप लोग समझ पाए होंगे कि यदि संपत्ति को खरीदना या बेचना चाहते हैं तो किस प्रकार से नए कानून के तहत आप कदम उठा सकते हैं। यदि आपको जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यदि इससे संबंधित आपको कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछिए। यदि आप चाहते हैं किसी अन्य विषय पर वीडियो बनाया जाए तो उसके लिए आप हमें सुझाव दे सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।